तो कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में स्वागत है आपका। होपफुली आपने लेक्चर 1 अच्छे से देख लिया है और उसमें हर एक चीज आपको बेहतरीन वे में क्लियर हुए होंगे। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग, आप या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की अगर जरूरत है, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस पूरे लेक्चर के लिए। आपको मालूम ही है क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, तो आपको ध्यान में रखना है क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। होपफुली कॉपी कलम आप लेकर बैठे हो और उसमें 3 कॉलम बना लिए हो अप्रोच डेवलपमेंट के लिए, राइट। चलो, ये रहा सारे के सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट। आप इस चैनल को विजिट करोगे ना, तो वहां पे यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज बहुत ही डिटेल्ड वर्जन में आज तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं सारे के सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ना केवल सीएससी के बल्कि सीएपीएफ और सीडीएस के भी। तो एक बार आप विजिट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैनल को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या इस सीरीज को कंप्लीट करने का मेन पर्पज है क्वेश्चन सॉल्व करना? बिल्कुल नहीं है। सबसे मेन गोल है हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक मैनर में हम अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाए। वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम प्रैक्टिस करने के साथ साथ लाइक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, उसके बाद जितना भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसको आपको अच्छे से मास्टर करना, एक एक लाइन एक एक वर्ड। ओके, जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वहां पे मैं खुद आगे बढ़ जाता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि इसको हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं आगे बढ़ रहा। अगर आपने नहीं किया है, क्लियरिटी नहीं है, तो पॉज करके पढ़ लेना। ऐसा जस्ट इसलिए मैं करता हूँ एवरीबॉडी, सच दैट कि आपका थोड़ा सा टाइम बच पाए और बार बार रिपीटेशन होकर बोरियत ना फील हो आपको। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि इधर इधर ईयर दिया है, इधर इवेंट दिया है। तो 1775 में हमें पता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था, तो ए का 3 हो जाएगा। चलो, ए का 3 कौन कौन से ऑप्शन में है? सी में है और डी में है, ठीक है। 1838 में हमें पता है एंग्लो अफगान वार फर्स्ट वाला हुआ था, राइट। तो डी का दूसरा होगा। अब देख लो डी का दूसरा कौन सा है, बी में और सी में। बी तो हो नहीं सकता, सी हमारा आंसर हो गया। मतलब करेक्ट है, इसका हो जाएगा ऑर्डर 3 4 1 2। देखो, 2 हमें पता था, हमने इजिली आंसर निकाल लिया। तो अब 1780 में क्या बता रहा? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था और 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। लेकिन इसके साथ और डिटेल देखना है आपको। क्या देखो, एंग्लो मराठा वार की बात किया जाए, पहले लेक्चर में भी हमने देखा था 1775 से लेकर 1782 तक चला था। बिगेन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत। सूरत से स्टार्ट हुआ था, ट्रीटी ऑफ सूरत से, है ना। और एंड किस ट्रीटी पे हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालाबाई पे। इट सॉज ब्रिटिश डिफीट एंड रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन बिफोर द वॉर। कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोइल इन द मराठा एम्पायर। उसके बाद मर्डर ऑफ नारायण राव पेशवा। दूसरे ऑप्शन में जो दिया था कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, वो चला कब से कब तक? 1780 से 1784 तक। इन्फ्लुएंस बाय एंग्लो फ्रेंच हॉस्टिलिटीज ड्यूरिंग द अमेरिकन रिवोल्यूशन वार। हैदर अली जो कि रूलर ऑफ मैसूर थे, इनिशियली सक्सीडेड, है ना। पहले तो उन्हें सफलता मिल गई ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन फिर उन्होंने सेटबैक झेला और फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस फ्रॉम यूरोप ज्वाइन द कॉन्फ्लिक्ट। जब फ्रांस मेड पीस, द ब्रिटिश ऑर्डर रिजोल्यूशन रिजल्टिंग इन द अनफेवरेबल 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का रिजल्ट क्या था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड था क्या? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, जो कि चला 1824 से लेकर 26 तक, जो कि इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट था कहां पे? इन पहले किसके बीच में? पहले देखो, ब्रिटिश और बर्मीज एम्पायर के बीच में था। रिजल्टेड इन अ डिसाइसिव ब्रिटिश विक्ट्री ग्रांटिंग देम कंट्रोल ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग असम, मणिपुर, कचर और बाकी एरिया। while Burmese agreed to pay an indemnity and sign a commercial treaty। और फर्स्ट एंग्लो अफगान वार की बात की जाए एवरीवन, तो ये चला था 1838 से लेकर 1842 तक, जो कि एक ब्रिटिश कंपेन था अफगानिस्तान में। याद कीजिए मैंने क्या बताया था कि अफगानिस्तान को ज्यादा मजबूत भी नहीं करना चाहते थे, साथ में वहां पे जो रशियन इन्फ्लुएंस था, वो रशियन उस टाइम पे उनके राइवलरी थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रशियन वहां पे स्ट्रांग हो और ना ही अफगानिस्तान इतना स्ट्रांग हो जाए, है ना, कि उनके हाथ से निकल जाए। तो यही पूरा का पूरा चलता रहा। तो ब्रिटिश कंपनी ने अफगानिस्तान इनिशियली सपोर्टिंग शाह शुजा इन दी सक्सेशन, लेकिन एंडिंग इन अ डिजास्टरस रिट्रीट फ्रॉम काबुल। इट वाज अ की इवेंट इन द ग्रेट गेम 19th सेंचुरी ब्रिटिश रशियन रिवल्टी
राइवलरी फॉर इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, मैंने आपको समझा दिया। होपफुली ये चारों के चारों आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहीं पे अगर मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊं, इसका मतलब कि उसको हमने कई बार कर लिया है और इतना आपको वो टॉपिक रिवाइज हो गया है कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एवरीबॉडी, तो आपको क्या करना है, जस्ट पॉज करके एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेना है, ठीक है क्या, जो भी मैं स्किप करूंगा। इज दैट क्लियर? गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस, है ना। जब इंडियन प्रिंसेस का आपस में झगड़ा होता था, उनमें वो पार्ट लेता था टेरिटरी एक्वायर करने के लिए। तो एवरीबॉडी, ये डुप्लिक्स था, कहाँ का, फ्रांस का। वो क्या करता था, अपने सैनिक दे देता था किसी, मान लो दो राजा हैं ए और बी, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है ना, तो डुप्लेक्स जो है ए के पास गया, बोला कि ये लो मेरे सैनिक और तुम अपना जीत लो, मतलब लड़ाई करके तुम जीत लो, बदले में मेरे को क्या कर देना, कुछ टेरिटरी दे देना, पैसे दे देना, है ना, अपनी दोस्ती दे देना, ये सारी चीज। तो ये कौन करता था, डुप्लेक्स। और इसी को सब्सिडियरी अलायंस में इंग्लिश वालों ने अडॉप्ट किया था। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। डुप्लेक्स कौन था, डायरेक्टर, सन था, बेटा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर का, जिसने ज्वाइन किया कंपनी सर्विस कहाँ पे, पौंडुचेरी इन 1720। He was the first who led European troops to the Indian state in the matter of quarrel। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, किसके द्वारा पोर्तुगीज यूज करते थे एवरीबॉडी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो कैसे करते थे। हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय पोर्तुगीज। हुगली क्या था, एक रिवर है, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, मेन इकोनॉमिकली ग्रोविंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल उस टाइम पे। हुगली वाज इन गुड पोजीशन बोथ इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो इसीलिए ड्यूरिंग 16th और 17th सेंचुरी में हुगली वाज कंट्रोल्ड बाय पोर्तुगीज सेटलर्स एंड ट्रेडर्स। पोर्तुगीज मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू हुगली टू डिसीव द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए ऐसा वो करते थे, एंड प्रैक्टिस पायरेसी इन द रीजन, ठीक है। ओके, पोर्तुगीज डिक्लाइन इन इंडिया, आपको मालूम ही है कि इंडिया से सबसे लास्ट में जाने वाले जो यूरोपियन लोग थे वो थे पोर्तुगीज। याद कीजिए 1961 में गोवा को लिबरेट किया इंडियन आर्मी ने पोर्तुगीज को भगा के, बोलो हाँ ना। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी है कि कब कहाँ से पोर्तुगीज गए। होपफुली आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। देखो, गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इंडिया साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑन 19 दिसंबर 1961 लिबरेटिंग गोवा आफ्टर 450 ईयर ऑफ पोर्तुगीज रूल इन इंडिया। ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है इधर बेटल और इधर है क्या, किसके किसके बीच में हुआ था, तो बेटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर और क्लाइव नहीं, ये तो बेटल ऑफ प्लासी हुआ था मीर जाफर और क्लाइव के बीच में, तो पहला तो नहीं हो सकता। और पूछा है करेक्टली मैच कौन सा है। बेटल ऑफ वांडीवास में बिल्कुल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो बिल्कुल सही है बात है एवरीबॉडी। ये कब हुआ था, 1764 में। बक्सर कब हुआ था, 1764 में। और बेटल ऑफ वांडीवास हुआ था 1760 में, और बेटल ऑफ प्लासी जो बोला वो हुआ था 1757 में। होपफुली आपको तीनों डेट क्लियर है। बेटल ऑफ चिलियान वाला, सो एवरीवन, चिलियान वाला पंजाब में एक जगह है। तो अब पंजाब में है तो डलहौजी और मराठास के बीच में तो पॉसिबल है नहीं, मुश्किल है। किसके किसके बीच में हुआ था, सिख एम्पायर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। वहीं पे बेटल ऑफ खुर्दा की बात करें एवरीबॉडी, तो इसका भी गलत ऑप्शन है। बाकी चारों को डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, वैसे आंसर इसका क्या हो जाएगा, बता ही दिया मैंने, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डिटेल में, जो बेटल ऑफ प्लासी है वो हुआ था मीर जाफर और क्लाइव के बीच में, ठीक है। कब हुआ था, 1757 में। बेटल ऑफ बक्सर की बात करें तो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, और उसमें क्या थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, है ना, और दूसरी तरफ लेड बाय मुनरो, हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया, और दूसरी तरफ थे एवरीबॉडी मुगल के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक है। तीनों के तीनों लड़े, बट फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले इन तीनों को हरा दी। तो देखो कौन कौन, मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल था उस टाइम पे, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, एंड मुगल इंपरर शाह आलम टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बता ही दिया। बेटल ऑफ वांडीवास किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ब्रिटिश जीत गई, फ्रेंच को वास आउट कर दिया। तो इसलिए वांडीवास से आप वास आउट याद रख सकते हो, सच दैट याद करने में आपको ध्यान रहे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वास आउट कर दिया। कहाँ, बेटल ऑफ वांडीवास 1760 में, ठीक है।
तो देखो 22 जनवरी 1760 में हुआ था। कहाँ? वंदवासी। आज का देखा जाए तो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुवनंतमलाई डिस्ट्रिक्ट, और 7 ईयर वार चला। ब्रिटिश की फोर्स वाज लेड बाय सर ईर कूटे, और वहीं पे फ्रांस का कौन था? मार्क्यूस डी बुसी कास्टेलोनाओ। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ चिलियन वाल मैंने बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में, दोनों साइड क्लेमिंग विक्ट्री। और चिलियन वाला क्या है? एक रीजन है पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान में है। पेयर डी बिल्कुल गलत है। बैटल ऑफ खुर्दा हुआ था मराठाज और हैदराबाद के बीच। कब? 1795 में। मराठाज वेयर विक्टोरियस एंड द निजाम वाज फोर्स्ड टू सीड मच ऑफ हिज टेरिटरी, और पे करना पड़ा उन्हें कितना? 3 करोड़ रुपए। किसको? मराठाज को। बोलो क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया, कौन थे वो? तो एवरीबॉडी, वो थे डच। कौन थे सबसे पहले? डच लोगों ने स्टार्ट किया क्या? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक मार्केट। कब? कहां पे? एम्स्टरडैम में, मार्च 1602 में। तो देखो बहुत स्टैटिक डिटेल है, ध्यान से पढ़ो। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कब हुआ? एक कंपनी बनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश फैक्ट्रीज कहां पे? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 एडी में। याद कीजिए, यहाँ पे 1616 में कौन किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और फ्रेंच ने कब किया था? 1668 में किया था क्या? अरे भाई बोलो, करेक्ट है क्या? पुलिकट में इसने तब किया था। सूरत में 1616 में किया था, जबकि 1613 में किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ओके, बाकी ये सारा कुछ दिया है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पुलिकट वाज द मेन सेंटर ऑफ डच इन इंडिया टिल 1690 तक। लेटर नागपट्टनम बन गया, और डच कंसीडर्ड टू द ब्रिटिश आफ्टर देयर डिफीट इन बैटल ऑफ बेडेरा। ध्यान से अगर आ जाए कि बैटल ऑफ बेडेरा कब हुआ था? 1759 में। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंसी हाउस। एजेंसी हाउस क्या होते थे एवरीबॉडी? वो इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशन थे इन लेट 18th और 19th सेंचुरी इन इंडिया। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि एजेंसी हाउस क्या होते हैं वो पूरा का पूरा बता ही दिया। दूसरा, दी ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसी रिमेन कन्फाइंड टू कलकत्ता। तो कलकत्ता तक ही वो सीमित रह गया, आगे नहीं बढ़ा एवरीबॉडी। तो बिल्कुल सही है, तो पहला दूसरा दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो डिटेल इसका थोड़ा सा, कि एजेंसी हाउस वर इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशन इन द लेट 18th और 19th सेंचुरी इंडिया। दे वर एसेंशियली प्राइवेट कंपनी जो कि प्रोवाइड करते थे रेंज ऑफ सर्विसेज। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग। दूसरा भी सही है कि ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसी रिमेन कन्फाइंड टू कलकत्ता, जो कि उस टाइम पे कैपिटल था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। दिस वाज बिकॉज कलकत्ता वाज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। और मैनेजिंग एजेंसी वेर एबल टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन कलकत्ता बिकॉज दे हैड एक्सेस टू लार्ज पूल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और स्किल्ड मैन पावर। वहां पे उनको बड़े ही इजिली ये सारा कुछ मिल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में बात हो रही, कब हुआ था? 1809 में। अब कल को यूपीएससी पूछ ले कि बताओ ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ था, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के बाद होपफुली आप इतने एबल रहोगे कि बता पाओगे सर 1809 में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, ऑप्शन में हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ओके, चलो, इसलिए इतनी बार यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है ना। ध्यान से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि ये तो पहले ही से पता था हमें। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा था। तो दो स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना है। पहला, द ट्रीटी फिक्स द सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन द पंजाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल सही है। दूसरा, इट वाज आफ्टर दिस ट्रीटी दैट महाराजा रंजीत सिंह वाज एबल टू एनेक्स जम्मू, मुल्तान, कश्मीर टू हिज डोमेन। तो इफेक्चुअली बिल्कुल सही है बड़ी, पहला दूसरा दोनों सही, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका डिटेल देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन साइन हुआ था 1809 में बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और, जो कि उस टाइम पे रिप्रेजेंट किया जाता, रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ये ट्रीटी हुई थी 1809 में, ठीक है। ट्रीटी फिक्स दी सतलज एज दी बाउंड्री और ब्रिटिश, ये था क्या था, ऐसा क्यों किया ब्रिटिशर्स ने? वो एक स्ट्रेटेजिक बफर बनाना चाहते थे बिटवीन ब्रिटिश और अफगान के बीच में, ठीक है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि उसके बाद ही कंसोलिडेट कर पाए अपना पावर कौन? महाराजा रंजीत सिंह इन पंजाब में। आफ्टर द ट्रीटी ही वाज एबल टू एनेक्स जम्मू, मुल्तान और कश्मीर टू हिज डोमेन।
दीज एनेक्सेशन मेड द सिख एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट कहाँ पे, साउथ एशिया में। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है, मतलब करेक्ट के साथ साथ ये बताना है कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। पहला, इन 1856 नवाब वाजिब अली शाह वाज डिथ्रोन्ड एंड exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। नवाब वाजिब अली शाह कौन थे, अवध के लास्ट रूलर थे, नवाब थे, होपफुली आपको मालूम हो। दूसरा, द नवाब वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियस चीफ एंड तालुकदार। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो तालुकदार और रिबेलियस चीफ को कंट्रोल करने में नाकाम हुए। ये रीजन दिया किन्होंने, अंग्रेजों ने। ठीक है, उनको गद्दी से हटाने के लिए। पहला भी सही, दूसरा भी सही और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट स्टेटमेंट ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। देख, 1856 में नवाब वाजिब अली शाह वाज डिथ्रोन्ड और एक्साइल्ड टू कलकत्ता ऑन द प्ली दैट द रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न्ड। ठीक है, नवाब वाजिब अली कौन थे, लास्ट रूलर ऑफ अवध थे, प्रिंसली स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया, आपको मालूम है आज का यूपी। ही वाज डिपोज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु एक्यूज्ड हिम ऑफ neglecting the administration or welfare for his subject, welfare of his subject। The British East India Company एनेक्स कर लिया अवध को और अपने डायरेक्ट रूल के अंदर ले आया। दिस वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवॉल्ट, ये एक मेजर कॉज था 1857 के रिवॉल्ट के पीछे। एज मेनी पीपल इन अवध रिसेंटेड द ब्रिटिश इंटरफेरेंस और इनजस्टिस। साथ में ये भी था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें मोस्ट ऑफ द लोग कहाँ के थे, अवध के रीजन थे, तो इसलिए वो लोग भी गुस्सा थे और इस वजह से रिवॉल्ट जो है, रिवॉल्ट में उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। दूसरा बिल्कुल सही है कि रीजन क्या दिया था कि भाई वो कंट्रोल नहीं कर पाए रिबिलियस चीफ और तालुकदार को, तो वो लोग कौन थे, लोकल लैंडलॉर्ड्स है एवरीबॉडी, एंड नोबेल हु हैड कंसिडरेबल पावर और इन्फ्लुएंस कहाँ, अवध में। इतना ध्यान रहेगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्टली एक्सप्लेन करा मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल डिक्लाइन आफ्टर द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 के लगभग। तो ये है एवरीबॉडी ढाका, और ढाका किसके लिए बहुत प्रोमिनेंट था, तो देखो ढाका में मिलता था कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, मसलिन, साल्ट पीटर, शुगर, इन सब के लिए बहुत फेमस था कौन, ढाका। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इट हैज, पहले तो ये समझ लो, इट हैज अ कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन ऑफ मर्चेंट्स, आर्टिसियंस, बैंकर और वीवर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन और कम्युनिटीज। इट ऑल्सो हैड अ थ्राइविंग एक्सपोर्ट मार्केट विथ, कहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, यूरोप, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन ढाका में जो कमर्शियल सेंटर था पहले, वो डिक्लाइन हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि 18th सेंचुरी में ब्रिटिश जब आए, बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर इन इंडिया आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। इसकी वजह से जो ढाका है सेंटर, वो डिक्लाइन किया ट्रेड के मामले में। ओके, दो स्टेटमेंट फिर से। पहला, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर रिलाई ऑन द इंडियन पंडित और मौलवीज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनन्स ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि ब्रिटिश कोडिफाइड द हिंदू लॉ इन 1783 और मुस्लिम लॉ इन 1785, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। देखो ध्यान से, 1833 में है ना, जब सेंट्रलाइजेशन एकदम पीक पे था, तो उस समय एक लॉ कमीशन को है ना इस्टेब्लिश हुआ, क्या करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए कि सारे के सारे लॉज जो इंडिया में प्रचलन में है, हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉज। तो 1833 में अभी इस्टेब्लिश हो रहा, समझ रहे हो क्या, लॉ कमीशन। आप सोचो कि वो रिपोर्ट पढ़ेगी वो सारा कुछ, तब जाके अपना रिपोर्ट देगी ना। तो वो रिपोर्ट दिया था एवरीबॉडी 1868 के रिगार्डिंग लगभग। तो उसके बाद सारे के सारे है ना कोडिफाई करके सारे के सारे आने लगे क्या, लॉज। देखो कौन कौन से आते हैं, जो मैंने स्टोरी बताया उसके बाद इस्टेब्लिश अ लॉ कमीशन टू यूनिफाई और कोडिफाई, कब, 1833 में, इंडियन लॉ विच इज अचीव बिटवीन 1862 से 72 के बीच में। तब उसके बाद कौन कौन सा है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट आया 1869 में, हिंदू विल्स एक्ट आया 1870 में, और साथ में स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 का, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। समझ लो क्या, ये सारे के सारे लॉज उसके बाद आए। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से स्टोरी क्लियर है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, अब कलकत्ता मदरसा 1781 में खुला था, किसने, बाई वो, वॉरेन हेस्टिंग। इतना आपको ध्यान में रखना। और पर्पस क्या था इसका, स्टडी करना मुस्लिम लॉ और रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि पर्शियन, अरबिक लैंग्वेज। कलकत्ता मदरसा। वहीं पे संस्कृत कॉलेज की बात करें तो स्टेब्लिश बाई जोनाथन डक्कन, जो कि रेजिडेंस एक बनारस पे था, बनारस में खुला था 1791 में। ध्यान रहेगा क्या, पहले क्या, संस्कृत कॉलेज 1791 में बाई जोनाथन डक्कन एट बनारस। ठीक, किसके लिए,
स्टडी हिंदू लॉ, फिलॉसफी और साथ में संस्कृत लैंग्वेज को। इतना ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद कीजिए, अवध का नवाब है ना, और ऐसे समझो जो बैटल ऑफ बक्सर में इन्वॉल्व थे सारे के सारे लोग है ना, उनके बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो बोला इट वाज साइन इन द ईयर 1765, बिल्कुल सही। अब हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। द मुगल एम्परर बाय अ फरमान फॉर्मली ग्रांटेड द दीवानी, दीवानी मतलब टैक्स कलेक्ट करने का, अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही बात है। अवध वाज रिस्टोर्ड टू इट्स नवाब ऑन द पेमेंट ऑफ 50 लाख, एकदम सही बात है। बनारस एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वेयर डिटेच्ड फ्रॉम अवध एंड हैंडेड ओवर शाह आलम टू, कौन था शाह आलम टू? नवाब था उस टाइम पे, सॉरी मुगल का एम्पायर था है ना उस टाइम पे, तो उनको उसी को तो हराया, उसी को थोड़े ना देगा, तो इसलिए ये गलत हुआ है। एवरीबॉडी गलत ही हमसे पूछा था, तो करेक्ट गलत ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो किसको दिया फिर, तो ये सारा कुछ आपको पता ही है। बनारस और सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वेयर नॉट हैंडेड ओवर टू शाह आलम टू बट टू बलवंत सिंह, जो कि जमींदार ऑफ बनारस। बलवंत सिंह ऑफ बनारस वाज ग्रांटेड दिस टेरिटरी, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कब? 1765 में। ही लेटर ट्रांसफर देम शाह आलम टू, कब? 1775 में, ठीक है, बाद में 10 सालों के बाद जब ट्रांसफर किया शाह आलम टू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, आपको पता है 1775 से लेकर 82 तक। क्यों? जहां पे भी आता जा रहा, बार बार रिवाइज रिपीट करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा, जहन में बैठ जाएगा, तो उसको जल्दी नहीं भूलोगे आप। तो बोला वाज कंक्लूडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पता है ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ट्रीटी ऑफ सालाबाई पे कंप्लीट हुआ था, है ना, 1782 में। 75 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सूरत। और 1782 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालाबाई। तो बोला कंक्लूड किससे हुआ, तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई से कंक्लूड हुआ था। ओके, पता ही आपको, ट्रीटी ऑफ सालाबाई बता ही दिया। अब साइन कब हुआ? 1782 में। ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। दैट ट्रीटी वाज साइन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर, स्पेशली दी पेशवा, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे किसके? ऑब्वियस है मराठा एम्पायर के। द ट्रीटी एस्टेब्लिश पीस बिटवीन द टू पार्टी एंड डिफाइनिंग द टेरिटरी बाउंड्री एंड टर्म एंड एंगेजमेंट। अब बात आती है कि ऑप्शन में बाकी जो चीजें हैं उसको भी समझ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत क्या था? इट वाज अ पीस ट्रीटी साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा, कब? 1775 में। इट वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ टेम्परेरी सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, लेकिन ट्रीटी ऑफ सूरत डिड नॉट मार्क द कंक्लूजन ऑफ द वार बट रेदर अ ब्रीफ पॉज इन द फाइटिंग, मतलब छोटा सा पॉज था, वो एकदम कंक्लूड नहीं हो पाया, इसलिए 82 तक चला पूरा का पूरा युद्ध। ट्रीटी ऑफ पुरंदर की बात करें तो 1776 में हुआ था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास। इट फॉलोज द बैटल ऑफ वडगांव, ध्यान है, बैटल ऑफ वडगांव, वेयर द ब्रिटिश सफर्ड अ सिग्निफिकेंट डिफीट। द ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड पीस बिटवीन द टू साइड एंड लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरीज टू मराठास। कन्वेंशन ऑफ वडगांव की बात किया जाए तो टुक प्लेस इन 1779 ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, मतलब कहने का कि 1775 ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू हुआ, 1782 से ट्रीटी ऑफ सालाबाई तक चला, लेकिन इनके बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ, कन्वेंशन ऑफ वडगांव हुआ। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक। तो सभी को पता है कि दस्तक एक ट्रेड परमिट था जिसको दिखा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग फ्री में ट्रेड करते थे, मतलब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब देखो, दस्तक वाज अ ट्रेड परमिट या फिर पास इशू बाय द लोकल अथॉरिटी ग्रांटिंग द यूरोपियन ट्रेडर्स परमिशन टू कंडक्ट देयर ट्रेड विद इन अ स्पेसिफिक रीजन या फिर टेरिटरी। दस्तक सर्व एज अ फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूरोपियन मर्चेंट, ensuring their safety or facilitating their commercial transaction. Next, which one of the following was primarily associated with दादनी सिस्टम। तो दादनी सिस्टम में क्या करते थे एवरीवन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर लोकल मर्चेंट्स को हायर करते थे और उनसे सामान खरीदवाते थे, स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन ये प्रोक्योर करवाते थे। तो इसलिए दादनी सिस्टम किससे कनेक्टेड है? टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखो डिटेल कि द कंपनी यूज टू इंगेज लोकल मर्चेंट टू प्रोक्योर गुड्स स्पेशली टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम द मार्केट ऑन इट्स बिहाफ, दे वेर कॉल्ड दादनी मर्चेंट। उनको क्या बोलते थे? दादनी मर्चेंट, और इस सिस्टम को दादनी सिस्टम कहा जाता था। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी क्या था? मैंने बता ही दिया आपको, स्ट्रेंथिंग ऑफ अफगानिस्तान। बिल्कुल नहीं भाई, स्ट्रेंथन कर दोगे तो वहां से निकल जाएगा, क्या मतलब रहा? रसिया फिर मतलब डेंजर में हो जाएंगे ना वो रशियन से, क्योंकि रशियन और ब्रिटिश उस समय क्या थे? राइवलरी थे एवरीबॉडी।
वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन दी अफगानिस्तान, बिल्कुल सही, बट नॉट प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि गलत है तो क्यों गलत है। प्रमोटिंग रशियन इन्फ्लुएंस, भाई अगर राइवलरी है तो उसको थोड़े ना प्रमोट करेंगे, तो इसलिए गलत हुआ। नेक्स्ट, एनेक्सिंग अफगानिस्तान इज ए डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश टेरिटरी, बिल्कुल नहीं है एवरीबॉडी, उसको बफर जोन की तरह वो बना के रखना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। एकदम अच्छे से क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाए। अरे भाई बोलो हाँ ना, बोल दिया करो आप, मैं समझ जाऊंगा, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है एवरीबॉडी, एक बार पॉज करके पढ़ लेना। देखो अगला है द वर्ड सियार उल मुताखिरीन, क्या? सियार उल मुताखिरीन विच डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो हुआ था, वाज रिटन बाय, याद कीजिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी मिडिवल हिस्ट्री वाले कोर्स में कंप्लीट किया है। 6 लेक्चर का कोर्स है एवरीबॉडी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर सीरीज। क्यों? क्योंकि 6 लेक्चर का है, मोस्टली 2 से 3 घंटे में, और अगर 1.5 में देखो तो 1.5 से 2 घंटे में आपका पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री रिवाइज के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, तो उसको चेकआउट करना ना भूले। तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी गुलाम हुसैन खान, ये करेक्ट आंसर है। उन्होंने लिखा था सियार उल मुताखिरीन। तो ये देख सकते हैं ही वाज, कौन थे वो? गुलाम हुसैन खान। ही वाज 18th century Persian historian who served in the court of Nawab Sirajuddaulah, the last independent Nawab of Bengal. अब सियार उल मुताखिरीन जो है 3 वॉल्यूम में है। वॉल्यूम 1 गिव एन अकाउंट ऑफ द जियोग्राफी, क्लाइमेट, एनिमल और फोर्स, सेंट और उलामा ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में क्या क्या है देखो ध्यान से। वॉल्यूम 2 डिस्कसेस द हिस्ट्री ऑफ बंगाल फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब। वॉल्यूम 3 की बात करें तो डिस्कसेस द हिस्ट्री ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदर अली ऑफ मैसूर, नवाब वाजिर ऑफ औध, इम्परर मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन, ये सारा कुछ वॉल्यूम 3 में बात करता है। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से 4 स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट कौन कौन से हैं। पहला, द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी दैट रूल आर्कट, आर्कट मतलब कर्नाटक आज का, वेयर दौद खान पन्नी और सदाउद्दा खान, सादातुल्लाह खान, बिल्कुल सही है एवरीवन। और एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने आप लोगों ने किया है कब, मिडिवल वाले कोर्स में। तो पहला बिल्कुल सही है, तो पहला होगा तो तीसरा और चौथा नहीं हो सकता। अगला, आर्कट बिकम द साइट ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द 1740s, बिल्कुल ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन वाज ए की फीचर फॉर द स्टेट ऑफ आर्कट इन द 18th century। एवरीबॉडी 18th century में जो आर्कट रीजन था वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। अब अनस्टेबल के केस में जो वहां का राजा होता है, रूलर होता है, वो पावर अपने पास में रखता है, मतलब सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो एकदम क्लियर। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो तीसरा गलत है तो कोई कैंसिल आउट हुआ नहीं, कोई बात नहीं। चौथा देखते हैं, द अदर मेजर स्टेट टू इमर्ज इन साउथ इंडिया एट दिस टाइम वाज मैसूर, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो चौथा भी सही। चौथा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा? बी में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ है ना, गुड। तो देखो दाऊद खान पन्नी और सदातुल्ला खान वेयर द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी दैट रूल आर्कोट, अ प्रिंसली स्टेट दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब कब 1692 में, और लेटर बिकम अ प्रोटेक्टरेट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि आर्कोट बिकम द साइट ऑफ अ प्रोट्रेक्टेड स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कब से? 1740 से, ठीक। तीसरा भी करेक्ट है, चौथा गलत है, सॉरी तीसरा गलत है, चौथा सही है, मैंने बता ही दिया आपको। इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट बताना है। पहला बोला जॉब चार्नोक अराइव इन सुतनाती, सुतनाती एवरीबॉडी जो कोलकाता है आज का, वहीं पे एक गांव था, ठीक है, इन अगस्त 1690 एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता विच लेटर बिकम द हार्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एम्पायर, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड अ फोर्ट नियर द फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किसने बनाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, लेकिन फ्रेंच ने वहां पे कोई और फोर्ट बनाया क्या? बिल्कुल नहीं बनवाया, अभी तक नहीं बनवाया, है ना। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ओनली वन। अभी कैसे बना देगा, है कि नहीं? तो देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट बिल्ड अ फोर्ट नियर फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। फोर्ट विलियम वाज बिल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 18th century में, एंड सर्व एज अ मेजर ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड, कहां? बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की टू द इंग्लिश टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया, बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ बक्सर कब? 1764 में। किसके किसके बीच में? एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल, अवध और मुगल के एम्पायर, क्या नाम था? शाह आलम टू। ओके,
दूसरा स्टेटमेंट, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अभी देखा हमने, इन 1765 इनेबल द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन बंगाल, बिल्कुल सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही, ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो एकदम क्लियर, बात पता ही हमें कितनी बार देख लिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और एक क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन था। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। आई नो कि 30 मिनट हो रहे हैं, लेकिन होपफुली एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। तो जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट में 2 पंक्तियां होती हैं, सच दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके, आपकी प्रिपरेशन को जीवंत रखा जा सके। तो आज बशीर बद्र साहब का कहना है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो क्या होता है ना, कभी कभार हमारी जो छोटी छोटी अचीवमेंट होती है ना, वो हमारे मुश्किल के दिनों में, स्ट्रगल के दिनों में बहुत बड़ी दवा की तरह काम करते हैं। समझ रहे हो क्या? तो इसलिए जो उजाले हैं, आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट है ना, उसको अपने पास रखा करो। सच दैट कि जब किसी दिन आपकी गली में शाम हो, मतलब स्ट्रगल के दिन आए, मुसीबत के दिन आए, तो वहां पर आप उन सब चीजों को याद करके अपने आप को मोटिवेटेड और बेहतर पोजीशन में रख पाओ। होपफुली आपको समझ आया हो, मजा भी आया हो। तो मिलते हैं एवरीबॉडी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।